Hello friends, welcome to Crack Next, a step towards free education for all. And today we are going to study the chapter Judiciary. और जैसा कि हम जानते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है और आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट जुडिशरी। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक पे आज डिस्कशन करना है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी एंड राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, जो हमारे फेडरलिज्म मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को दिए गए हैं। जैसे लेजिस्लेचर का पावर है टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव का पावर है टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी का पावर है टू इंटरप्रेट द लॉ। और इन तीनों ऑर्गन्स का काम है कि जो हमारा गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है उसको एक प्रॉपर ढंग से चलाने में मदद करें। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट कर रखने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा जुडिशरी है वो बहुत पावर इंस्टीट्यूशन है, तो ये ज़रूरी है कि जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ पावर्स को इस पर इम्पोज करें। तो उनका इम्पोज इस पर ना हो पाए क्योंकि ये पावरफुल है और इसमें ज़्यादा पावर्स वेस्टेड हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, और इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है कि जो प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी है, प्रिंसिपल रोल है जो जुडिशरी का, वो है कि प्रोटेक्ट करे रूल ऑफ द लॉ को और इंश्योर करें सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ को, है ना। लॉ के दायरे में रहते हुए जो लॉ का काम है उसे वो कंप्लीट करें हमारे जुडिशरी। और इसका काम है कि जो राइट ऑफ द इंडिविजुअल है उसको वो सेफ गार्ड करे, और अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इन बिटवीन द लॉ तो वो क्या करे, उसको डिस्प्यूट को सेटल करे। और ऐसा वो सेटल करे कि डेमोक्रेसी के अंदर वो काम हो और किसी ग्रुप का डिक्टेटरशिप या किसी इंडिविजुअल का डिक्टेटरशिप उस सोसाइटी में ना देखने को मिले। ठीक है, अब देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि जो अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो उसमें रुकावट ना पैदा करें जुडिशरी के फंक्शनिंग में, और ऐसे रुकावट या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें कि जिससे जो हमारा जुडिशरी है वो जस्टिस, वो न्याय करने में वो क्या हो जाए, उसको दिक्कत हो जाए, वो उसको कर ही ना पाए। ठीक, और क्या है कि द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। और इसके अलावा जो जुडिशरी के जो डिसीजंस हैं उनको जो अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफेयर, दखल ना करें। और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब है कि जजेस जो भी हैं वो अपनी फंक्शन को, उनका जो काम है न्याय को देना, उसको वो अच्छे से परफॉर्म करें बिना किसी डर और बिना किसी का पक्ष लेते हुए, एक निष्पक्ष निर्णय वो सुनाए। और हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी के लिए नहीं है। उसकी अकाउंटेबिलिटी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जवाबदेह है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आगे के जो प्रोविजंस हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसे कैसे इंश्योर किया जाता है। इंश्योर करने का मतलब है कि जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें वो कुछ इंटरफेयर ना करें। तो लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी गई है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में वो पार्ट लें, क्योंकि अगर वो पार्ट लेते तो वो चाहते हैं कि जो भी जजेस को उन्होंने अपॉइंट किया है वो उनके फेवर में डिसीजन को सुनाए। इसके अलावा जो जज हैं उनका एक फिक्स्ड टेन्योर है और वो अपने ऑफिस को करते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट की जाती है, तब तक वो रिटायरमेंट तक वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। और उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बिना किसी डर और बिना किसी के फेवर की होती है। ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लेते और किसी से डरते नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है एक निष्पक्ष निर्णय को सुनाना। और एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ द जज का, इम्पीचमेंट प्रोसेस का। क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट ये प्रोसेस है क्योंकि जो बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बहुत क्राइटेरियाज हैं, उसको फिक्स करते हुए जज जो बेस्ट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। फिर है कि द जुडिशियरी इज़ नॉट फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन द एनी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों, बाकी जो उनके अलावेंसेज हैं, जो उनके सैलरीज़ हैं, किनके हमारे जजेस के हैं, जो अपॉइंटमेंट जो किए गए हैं उनका, वो डिपेंडेंट नहीं करते हैं बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पे। ठीक है, इससे उनकी इंडिपेंडेंसी को इंश्योर किया जाता है ताकि उनकी डिपेंडेंसी बाकी ऑर्गन्स पे ना हो और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में वो स्वतंत्र हो। ठीक है, अब देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करते हैं, कुछ नेम्स जो पर्सन हैं उनके नेम को वो रिकमेंड करते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द जो कोर्ट होते हैं उनके साथ एक डिस्कशन होता है और वो फिर उसके बाद रिकमेंडेशन आती है कि ये जो
है लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग जजेस को नियुक्त किया जाए। फिर होता है अपॉइंटमेंट में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी को। एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है जिसमें कि जो रिकमेंडेशंस दी जाती है जो डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होने हैं जजेस के उसके अकॉर्डिंग। हालांकि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है और कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड जो हमारा ऑर्गन है ये जो जजेस का है क्या हमारा जुडिशरी, यानी लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। At the moment, therefore, in matters of the appointment, the decision of the group of the senior को क्या किया जाता है, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको ग्रेटर वेट दिया जाता है अपॉइंटमेंट में। हालांकि इसका कई बार ब्रीच भी हुआ है, जैसे 1973 में जो हमारे A.N. राय जी थे उनको अपॉइंट किया गया था एज द सीनियर मोस्ट जज, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में, जबकि उनसे 3 जजेस ऊपर थे सीनियरिटी में। और एक बार और 1975 में हुआ था, M.H. बेग को भी अपॉइंट किया गया था जिसमें कि H.R. खन्ना उनसे सीनियर थे। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में क्या है कि मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज है उसमें हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है अपॉइंट करने में। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात थी। अब देखते हैं कि रिमूवल ऑफ द जजेस में क्या क्या बातें डिस्कस करना है। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स हैं उनको वो एक्सीड करें या मिसबिहेवियर उनका कुछ प्रूव हुआ है इन द कोर्ट और कहीं और, या फिर उनकी इनकैपेसिटी जैसा उन्हें एज अ बिहेव करना चाहिए कि बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, उनकी कुछ ये लिमिटेशंस होने चाहिए। अगर उसमें वो खरे नहीं उतरते हैं तब उन पे एक रिमूवल करने का एक जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाता है। इसके अलावा जब एक मोशन जो है जिसमें चार्ज किया जाता है अगेंस्ट किनको, जज को, वो अप्रूव किया जाना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस में। उनका जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो दोनों हाउस में पास होना चाहिए, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, मतलब जो 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो प्रेजेंट है और जिन्होंने वोटिंग किया है उनकी मेजॉरिटी के साथ इसे अप्रूवल चाहिए, तभी वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा जजेस के इम्पीचमेंट का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो प्ले करते हैं रोल अपॉइंटमेंट करने में जजेस का, और जबकि हमारा लेजिस्लेचर क्या करता है, वो पावर है उसको रिमूवल का थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इससे हम देख सकते हैं जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें क्या है, एक चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है कि जो एक जो है वो बाकी दूसरे पे डिपेंडेंट है और जो बाकी 2 हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ताकि कोई भी अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे और आपस में चेक एंड बैलेंस बना रहे और जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट वे में चलता चले। अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे टॉप पे है हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन है हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लास्ट में हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स पे है, वो टॉप पे है, और हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट वो क्या है, वो सबसे डाउन है, वो हमारे लास्ट में आता है, और बिटवीन देम है हाई कोर्ट और हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आइए आज हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम है कि इनका जो डिसीजन है वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग है, जो भी इन्होंने डिसीजन दिया है वो सारे कोर्ट को उसे फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, और क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस को डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द केस और नीड ऑफ द केस, जैसी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो कोई भी केस को किसी भी कोर्ट से अपने में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस। ठीक है, कि उन्हें अगर लगे कि बाकी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से वो एक्सीड कर जाएगा तो वो ऐसे में क्या कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट कि उसे वो अपने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से अगर वो चाहें तो वो दूसरे हाई कोर्ट में किसी केस को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट है तो इसकी बाकी जो नीचे के जो कोर्टेड है बाकी जो कोर्ट हैं उनके बिलो उस पर उनकी सुप्रीमेसी चलती है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी जिसमें हमारा हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट में जो सेकंड नंबर पे है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसका काम क्या है कि कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट ने उन्हें अपील किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट तो उनकी अपील को उनको सुनना। उनका काम है हमारे हाई कोर्ट का कि रिट्स को इशू करना फंडामेंटल राइट्स के लिए, रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जो रिट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रिगार्डिंग जो हमारे 5 रिट्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए वो
रिट को इंश्योर कर सकते हैं, वो इनको इशू कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट के विद इन ज्यूरिस्डिक्शन जो है उन सारे केसेस को वो हमारे हाई कोर्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेस सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट बिलो इट। इनके बिलो जो कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनके ऊपर वो निगरानी और उनके ऊपर वो नियंत्रण कर सकते हैं। कौन, हमारे हाई कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट में हमारा थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है कि डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस अराइज हुए हैं उनके केसेस को उनको डील करना, ठीक है। और कंसीडर अपील्स ऑन द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। और अगर उनसे लोअर कोर्ट जो उनका सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने अगर अपील की है कि आप इन केसेस को आप देखें तो उनको सुनना। फिर है डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है, डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से, कि उसे वो केसेस को वो सुने और उस पर जजमेंट दें। और लास्ट जो हमारा है सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसका काम है कि सिविल और क्रिमिनल नेचर के जो रिलेटेड केसेस हैं उनको वो कंसिडर करें। इसके अलावा जो भी हमारे सुपीरियर कोर्ट हैं वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो भी डिसीजंस है वो बाकी कोर्ट पे बाइंडिंग होगी। और जो हर एक लेवल अप का कोर्ट है उसके अंडर जो बाकी जो उसके लोअर कोर्ट है वो उसके अंदर जुरिस्डिक्शन में आएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकी तीनों कोर्ट्स, हाई कोर्ट के अंदर बाकी दोनों डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट का ये जो जुरिस्डिक्शन है वो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जुरिस्डिक्शन मतलब होता है स्कोप ऑफ पावर, मतलब उसकी पावर कहाँ तक सीमित है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ तक, स्कोप उसकी पावर कहाँ तक, किस दायरे तक है वो, ठीक है। तो इसमें कुछ 5 हैं हमारे जुरिस्डिक्शन, जैसे एडवाइजरी, अपीलेट, ओरिजिनल, रिट एंड स्पेशल पावर। इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं एडवाइजरी का मतलब क्या होता है। एडवाइजरी या जो बाकी जो हमारे हैं उनका क्या मतलब है। एडवाइजरी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट को, अगर कुछ ऐसे मैटर पे उन पे की एडवाइस मांगी गई है, पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर लॉ से रिगार्डिंग कुछ ऐसे मैटर्स हैं तो। अपीलेट का मतलब है कि लोअर कोर्ट ने कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये केसेस को आप देखिए, रिलेटेड टू सिविल क्रिमिनल ऑफेंसेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड, तो उसे अपीलेट कोर्ट के थ्रू वो उन्हें देखें, हमारे सुप्रीम कोर्ट। और ओरिजिनल में है कि डिस्प्यूट्स हैं अगर यूनियन और स्टेट के बीच में या फिर डिफरेंट स्टेट्स को लेके रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ बाउंड्री या फिर शेयरिंग ऑफ वाटर या डिफरेंट इश्यूज हैं तो उसको वो सुनवाई करे। और रिट ऑफ द इसमें है रिट जुरिस्डिक्शन में है कि जो डिफरेंट हमारे रिट्स हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है, क्यूआ वारंटो है, उनको वो उसके थ्रू वो रिट को इशू करें और फंडामेंटल ऑफ द राइट को वो इंश्योर करें। और है हमारा स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स के अंदर आता है कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट ऑन द मैटर पास्ड बाय द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किसी भी जो भी दिए गए हैं जजमेंट दिए गए उन पे उसको स्पेशल लीव को अपील को, वो मैटर जो पास किए गए हैं कोर्ट से, उसको स्पेशल पावर दी गई है कि उसको वो सुने। हमारे कौन, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उसको वो सुने और उनकी वो जुरिस्डिक्शन के स्कोप ऑफ पावर के अंदर में है। ये पांचों को अभी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसका मतलब है कि जो भी केसेस है दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिलो इट। जो बाकी लोअर कोर्ट हैं हमारे कौन कौन से, हमारे जो हुए हाई कोर्ट हुए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हुए, उनके कोर्ट के बिना चाहे भी जो कि डायरेक्टली कंसीडर कर दिए जाएँ सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशेज इट एज एन अंपायर इन ऑल द डिस्प्यूट्स। फेडरल मैटर में कोई भी जो डिस्प्यूट्स हुए रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ बाउंड्री, रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर, उसके रिलेटेड जो भी हैं जुरिस्डिक्शन में, वो जो भी अंपायर की तरह एज अ न्यूट्रल बॉडी की तरह एक डिसीजन सुनाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अकेले को ये पावर है ऐसे केसेस में, सारे केसेस में चेक करने की, और इसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ऐसे केसेस से वो डील नहीं कर सकते हैं। और ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये बस किन्हें दिया गया है, बस सुप्रीम कोर्ट को इसकी पावर दी गई है। अब देखिए रिट जुरिस्डिक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके अंतर्गत हमें 5 रिट्स हैं दिए हुए। 5 हैं, कौन कौन से, जैसे हमारा हैबियस कॉर्पस है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन को उनके सामने प्रेजेंट किया जाए और
उनको फ्री भी कर दिया जाए अगर उनके प्रति जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो अनलॉफुल है या अनसेटिस्फैक्ट्री है तो, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट था, कौन सा हमारा, हैबियस कॉर्पस। इसके अलावा है मैंडेमस। मैंडेमस में है कि ये कोर्ट तब इशू करती है जब उन्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट को वो हनन कर रहे हैं, तब उन पे लगता है हमारा मैंडेमस। फिर है प्रोहिबिशन, जो डिफरेंट रिट्स हैं, जो हमारा थर्ड है वो है प्रोहिबिशन। ये हायर कोर्ट करता है ऑन द लोअर कोर्ट। जैसे कौन कर सकता है, हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब उन्हें लगे कि जो लोअर कोर्ट है उनका ये जो केस है वो उनके ज्यूरिसडिक्शंस के बियॉन्ड जा रहा है, उसके पावर, स्कोप ऑफ पावर से बियॉन्ड जा रहा है, तब वो प्रोहिबिशन रिट को वो इशू कर सकते हैं। क्यो वारंटो में है कि इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, वो ऑफिस तो होल्ड किए गए हैं लेकिन ऐसा सपोज नहीं है कि उन्हें वो ऑफिस होल्ड करना हो, और ऐसे में वो हमारा क्यो वारंटो का एक रिट जो है वो इशू कर दिया जाता है बाय द कोर्ट, है ना। और है लास्ट है हमारा रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टियोररी। उसमें क्या होता है कि द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मैटर पेंडिंग बिफोर इट। जो भी मैटर है जो पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में या फिर जो अनदर अथॉरिटी को, उनको इस रिट से कहा जाता है कि वो अपने हायर अथॉरिटी को इसे भेजें या फिर हायर कोर्ट को इसे भेजें। तो ये हमारे कुछ 5 रिट्स थे जो हमें राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था चैप्टर उसमें हमने पढ़ा था। फिर भी चलिए हमने एक छोटा सा डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में है हुज फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। जिसको भी लगे कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसका जो हनन हुआ है तो वो डायरेक्ट मूव कर सकते हैं किनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, अपनी रेमेडी के लिए। और द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन गिव अ स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। जो पर्सन है उन्होंने जिस हिसाब से अप्रोच किया है, जिस हिसाब से उन्हें लगता है कि हमारा राइट का जो है वो वायलेशन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग रिट्स को इशू कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और इस रिट के थ्रू द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। अगर इस डिस्कशन में जो कोर्ट्स हैं उनको पता चला है कि जो एग्जीक्यूटिव है उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में, तो वो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर्स दे सकते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए और किस डायरेक्शन में वर्क नहीं करना चाहिए, ताकि जो एक उनका जो ज्यूरिसडिक्शन, ताकि उनका जो एक दायरा है जिसके अंदर उन्हें लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वो उसको एक्सीड ना करें, ठीक है। अब देखिए अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में है कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हायर कोर्ट ऑफ अपील। बिल्कुल जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था उसमें सुप्रीम कोर्ट हायर पे था। तो ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर उसे किसी पर्सन को लगा है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में अगर लोअर कोर्ट ने किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दिया है तो वो आदमी क्या कर सकता है, एक अपील दे सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि इस जजमेंट पे, इस केस पे आप फिर से एक निरीक्षण की जाए। और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस को पुनर्देख सकता है, फिर से रिकंसिडर कर सकता है, और लीगल इश्यूज, उसमें कौन कौन से इशू इन्वॉल्व हैं उसको वो चेक कर सकता है। और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में है कि द हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट बिलो देम। तो जो हाई कोर्ट है वो भी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कर सकता है, किसके लिए, अगर उसके बियॉन्ड कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो, जैसे हमारा कौन सा हुआ, हमारा हुआ सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी मैटर को रिलेटेड वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कैसे मैटर को, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो, और या फिर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने के लिए जो हो। क्यों, ताकि उससे जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो ये कुछ दो बेनिफिट्स हैं, इन्हें आइए हम देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस। अब ये अलाउ करता है जो हमारे गवर्नमेंट है, अगर कुछ ऐसा लॉ है या कुछ लीगल ओपिनियन है जिसकी ज़रूरत है कि उसे अच्छे से देखा जाए, उसे एक्शन में लाने, प्रैक्टिकबिलिटी में लाने से पहले उसे अच्छे से एक डिस्कशन किया जाए, तो उसके लिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, अननेसेसरी लिटिगेशंस बच जाते हैं, अननेसेसरी कोई क्लेम ना कर सके कि इस ज्यूरिसडिक्शन में इस कुछ प्रॉब्लम से, इस कोई इशू में, पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड में, किसी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्या हुए, कुछ प्रॉब्लम्स है तो। और क्या है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का बेनिफिट कि इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेचर।
और सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगे कि जो लेजिस्लेचर का कुछ एक्शन है उसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी उसे कर पाए, ताकि जो हमारा, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे एक जो मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट का, उसे अच्छे से चलाने के लिए एक चेक एंड बैलेंस का एक जो सिस्टम है वो मेंटेन रहे। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है एक प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड क्या प्रोमोटिंग जस्टिस इन सोसाइटी। तो एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का एक हो, और क्या हो सके, जो जो हमारा जस्ट सोसाइटी का जो गोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेक करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए जुडिशियल का एक प्रोएक्टिव रोल क्या है हमारा, जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू क्या होता है, इसका काम है कि प्रोटेक्ट करना और एक्सपैंड करना इंडिविजुअल राइट्स को, ठीक है, इंडिविजुअल का जो भी राइट है उसको प्रोटेक्ट करे, उनको इंश्योर करे और एक जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करे। और जुडिशियली जो है जुडिशियल एक्टिविज्म है वो किसके थ्रू किया जाता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन के थ्रू। अब ये हम समझेंगे कि PIL और SAL क्या होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनका काम है कि एक जो गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, लेकिन लूप होल्स के चांसेस हर तरफ हैं। तो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। अब ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ फोर्स लेबर आते हैं, जिसमें ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब है, और क्या है, चाइल्ड लेबर है। ऐसे बहुत सारे समाज में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है ये अपने खुद से जाके जस्टिस की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि विच ऑफ द राइट्स आर अंडर देम, उन्हें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा क्या है कि लेकिन जो भी लोग हैं, अगर जिन्हें पता है कि मैं समझता हूँ कि इन लोगों के राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो वो इनके बिहाफ में चाहते हैं कि जो जजमेंट है वो इनके लिए सुनाई जाए। तो वो जो लोग हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो करते हैं PIL दायर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देम कि उनको न्याय मिल सके। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं वो हम चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो PIL है, द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। जो आइडिया ऑफ राइट्स है उनको एक्सपैंड किया गया है थ्रू PIL, जिसमें क्लीन एयर की डिमांड, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लाइफ, इन सब की डिमांड को फुलफिल किया जाता है, ताकि जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मेन रोल है कि एक प्रोमोटिंग द जस्टिस इन द सोसाइटी, उसको इंश्योर किया जाए। और PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी अलाउ करते हैं स्पिरिटेड सिटीजन्स को, जिनको लगता है कि मैं उन डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए कुछ आवाज़ उठाऊं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, NGOs को, सिविल सोसाइटी को, लॉयर्स को ये अलाउ करती है कि वो पिटिशंस फाइल करें ऑन बिहाफ ऑफ द नीडी एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन। जो नीडी और डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके बिहाफ में वो करें। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे किसी ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट्स बाय द पुलिस, जेल के लोगों को जो पुलिस है वो ज्यादती करती है ना। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन इन द स्टोन क्वेरीज, जो माइनिंग या स्टोन क्वेरीज में जो इनह्यूमन कंडीशन होती है, उनके लाइफ पे खतरा हो जाता है, ये सब। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और न जाने ऐसे और कई प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो PIL है वो एक कारगर साबित होता है किनके लिए, पुअर और डिसएडवांटेजेड सेक्शंस के लिए। लेकिन ये PIL के कुछ फ़ायदे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि PIL के कुछ घाटे नहीं हैं, इनके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जैसे ये क्या करता है, कोर्ट को ओवरबर्डन कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, सिविल केसेस हो जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस केसेस हो जाते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस होते हैं, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो ये अब PIL के थ्रू इसमें क्या होता है, जो कोर्ट है वो और ओवरबर्डन हो जाता है। और क्या होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनका जो डिमार्केशन लाइन है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है, क्योंकि जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनका काम है लॉ को बनाना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो अगर लॉ के बनाने में जो जिनका राइट का वायलेशन हो रहा है और लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में जिनका राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये जो बाकी दो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तब इन दोनों ने अगर काम अच्छे से नहीं किया है, तब जुडिशरी को ये मदद ज़रूरत पड़ी कि वो इसमें खुद आगे बढ़ें, या जो लोग हैं जो इनका भला चाहते हैं वो चाहते हैं PIL के थ्रू हम इनको न्याय दिलाएं। तो इसमें क्या होता है, जो बाकी दो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है और जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा दरार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं PIL के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा जुडिशरी एंड राइट्स। जुडिशरी एंड राइट्स कैसे रिलेटेड है, तो
तो इसमें क्या है, जो हमारा जुडिशरी वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करता है बाय इशूइंग डिफरेंट जो हमारे रिट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको, जो कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और है कि द हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू सच राइट्स सच रिट्स, और हमारा जो हाई कोर्ट है उसे भी ये पावर दी गई है कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डेंस में वो इन राइट्स के बेनिफिट्स के लिए, इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर उनका वायलेशन हुआ है तो वो ये जो डिफरेंट 5 रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनको वो इशू करे। तो इस फंक्शनिंग के थ्रू जो हमारा जुडिशरी है वो वर्क करता है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये उसकी एक फंक्शनिंग हो जाती है। और सेकंड है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकता है अगर उसे ऐसा लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए ये जो लॉ है उसे नहीं बनाया गया है, और नॉन ऑपरेशनल भी बता सकता है। तो ये क्या है, अंडर आर्टिकल 13 के अंडर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिक्लेयर कर सकता है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जुडिशरी का जो रोल हो रहा है एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसे हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ जुडिशियरी। जुडिशरी का ये एक पावर है जिसमें उसे पावर दी गई है कि वो एग्जामिन करे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनको वो कैसे इनैक्ट किया, और एग्जीक्यूटिव ने जो ऑर्डर किए हैं उन्हें उसने कैसे इम्प्लीमेंट कराया है। उसका ये जो जुडिशरी का है वो पावर है कि वो उनको एग्जामिन करे, उनको वो रिकन्सिडर करे। बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये जो हमारा जुडिशरी है उसके पास ये पावर है कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो इन केसेस को, इनको जुडिशरी, इन पावर्स को वो एग्जामिन करे, ठीक है, लेजिस्लेटिव के जो लॉज बनाए गए हैं उसको और एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स हैं उनको। तो आइए समझते हैं ये क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द पावर, हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है। और जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंसल्टेशंस, ठीक है। कंक्लूजन, अब देखिए अगर उसे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहते हुए बाकी जो अंडर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो उसे एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक। द रिव्यू पावर मीन्स, रिव्यू पावर का मतलब है कि जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं इस, और लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर जो है उनको भी वो देख सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ को पास किया है उन्हें भी। और लॉज इन इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो उन्हें री एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या है, क्या डिस्कशन है, और इसमें कैसे एक जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें कहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो जुडिशरी क्या डायरेक्शन देता है सीबीआई को, टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनके रिलेटेड वो कुछ क्या करता है, इन्वेस्टिगेशंस को इनिशिएट करता है, ताकि जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है वो बरकरार रहे और उनका जो काम है कि जजमेंट देना उसको वो कंप्लीट करे। और इनके कुछ केसेस हैं जैसे नरसिम्हा राव केसेस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप केसेस, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसके रिलेटेड जुडिशरी अपनी जजमेंट देती है। और इसके अलावा डिस्पाइट सच क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, इसके अलावा जुडिशरी और पार्लियामेंट में कन्फ्लिक्ट हमें हमेशा देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर सारे गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिफरेंट दिया गया है, इसके बाद भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनमें कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। किन में होता है, जुडिशरी और द एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, पार्लियामेंट और जुडिशरी में। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किसी रेकरेंट थीम को, किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेते हुए उसमें एक जो है पावर्स का जो सेपरेशन है, पावर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स और रस्साकशी चलते रहती है। अब देखिए इसे हम समझ सकते हैं एक डिफरेंट केसेस से, जो हमें आगे एक हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा जो बोल सकते हैं हम लोग जो कन्फ्लिक्ट रहता है वो किसके थ्रू रहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। क्योंकि अभी ये पहले हमने जस्ट देखा है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है उसमें हमारे लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में किन का रोल होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, है ना।
और क्या है, सैलरीज और अलाउंसेज ऑफ द जजेस हैं, जो भी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, वो किसी भी एग्जीक्यूटिव या किसी लेजिस्लेचर जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनको वो नहीं तय करती है। तो इन सारे मैटर्स पे हमारा जो एक कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है। स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसे भी लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है एक कन्फ्लिक्ट टाइप का सिचुएशन बिटवीन हमारे कौन, लेजिस्लेचर एज वेल एज द जुडिशियरी। और क्या है, इंटरफेरेंस बाय द पार्लियामेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियरी, जो हमारे पार्लियामेंट क्या करते हैं, वो जुडिशरी का कुछ फंक्शन होता है उसमें वो कुछ इंटरफेरेंस करते हैं। हालांकि ये अगेंस्ट है हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए, लेकिन ये एक हमारा कन्फ्लिक्ट दिखने को मिलता है इन चारों मैटर्स में बिटवीन ऑल द अदर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए एक हमारा एक जजमेंट आता है, क्या, एक हमारा फेमस केशवानंद और भारती केस का आता है जजमेंट, जिसमें कि इन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट और क्या हमारे जुडिशरी के बीच में एक रस्साकशी का माहौल देखने को मिलता है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब लैंड रिफॉर्म्स जो था उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस चाहती थी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस किए जाए। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट। तो हमारे कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट किसी फंडामेंटल राइट को वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या हुआ कि द पार्लियामेंट देन राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या किया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसमें फिर जजमेंट किया कि इवन थ्रू द अमेंडमेंट ए फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिज्ड। उसे फंडामेंटल राइट को नहीं कुछ उसमें कुछ हानि पहुंचाने की, कुछ उसमें चेंजेस करने का राइट हमारे जो पार्लियामेंट है उसको नहीं है। ठीक है, अब देखिए फेमस जो केशवानंद और भारती केस है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो ये जो केस था वो 1973 में था। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, और नोबडी इवन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है हमारा, इवन थ्रू द अमेंडमेंट, जिसको कहा गया कि वो अमेंडमेंट कर सकता है रूल्स और लॉज में, ठीक है, वो भी इसको वायलेट नहीं कर सकता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। ठीक है, इसके अलावा 2 थिंग्स और भी किए गए थे। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है, उसको बोला गया था कि वॉज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो नहीं है, और इसलिए उसे एब्रिज कर दिया जा सकता है, इसलिए मतलब उसे नकारा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो 2 थिंग्स थी उसमें एक थिंग्स हमने ये समझा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, और दूसरे में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि राइट टू डिसाइड विच मैटर्स आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा कि अब ये डिसाइड कोर्ट करेगी कि कौन से जो मैटर्स हैं वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। तो इस जजमेंट के थ्रू फेमस जो है केशवानंद और भारती केस 1973 का, इसके थ्रू क्या किया, जो हमारा जुडिशरी है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छे से इंटरप्रेट किया, इसलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी इज कॉल्ड एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आगे, अपार्ट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म लॉ इन्फोर्सिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, लॉज इन गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब, regulation acquiring private property for public purposes, and laws deciding the compensation for such acquisition of private property, ये सारी कुछ चीज़ें जो थी ये है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। जैसे रिजर्वेशन का जो है प्रोविज़न, प्रिवेंटिव डिटेंशन का है, लॉ रिफॉर्म्स का है, और डिफरेंट इस टाइप के जो हैं रिफॉर्म्स या जो डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत एक ह्यूज स्केल में देखने को मिलता है, एक कन्फ्लिक्ट का माहौल देखने को मिलता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने फेमस केशवानंद और भारती केस की बात की थी, जिसमें बताया गया था कि कोर्ट रूल दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये कौन सा था हमारा केस 1973 का, और इसमें 2 बातें हुई थी जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है और जो डिस्प्यूटेड इशू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, और कोर्ट ने अपने आप को रिजर्व कर लिया डिसाइड करने के लिए कि कौन से मैटर हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो इसके थ्रू जो हमारा जुडिशरी क्या बन गया, हमारा
इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले अब चलो देख लो कंक्लूजन। अब चैप्टर खत्म हो गया। तो इसमें हमने आज क्लास में क्या देखा, हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी को देखा, जुडिशियल एक्टिविज्म को देखा, जुडिशरी एंड राइट्स को देखा, जुडिशियल रिव्यू, और लास्ट में हमने डिस्कस किया जुडिशरी एंड पार्लियामेंट को। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू वंस अगेन, आपको अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर